अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह एकेडमिक वीक 9 का सेकंड लेक्चर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर 5 से। आज के टॉपिक का टाइटल है कंप्यूटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फंक्शन। आज हमने देखना ये है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूटेशन के बाद जब सिस्टम के ज़ीरोज़ और पोल्स और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस पता चलती हैं हमें, उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड ऑफ कोर्स लोकेशंस, तो उन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टार्ट हम करेंगे एक जनरल डिफरेंस इक्वेशन से, जिसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह। ठीक है, आप नोट करोगे कि लेफ़्ट साइड की जो इक्वेशन है उसमें y ऑफ n के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है या 1 है, तो a नॉट को हमेशा हम 1 अज्यूम करते हैं। अगर a नॉट 1 ना हो तो ऑफ कोर्स वो सारी की सारी इक्वेशन से डिवाइड हो जाता है, टू इंश्योर कि y ऑफ n के साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई हो। इसके बरक्स x ऑफ n के साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो सकता है विच मे और मे नॉट बी यूनिटी। ठीक हो क्या? तो एक जेनेरिक डिफरेंस इक्वेशन इस तरह से डिस्क्राइब की जाती है जिसमें आउटपुट के n डिलेड एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट के m डिलेड एलिमेंट्स होते हैं। वी ऑलवेज वांट n टू बी ग्रेटर देन m फॉर अ रैशनल फंक्शन। अगर n m के बराबर हो या उससे छोटा हो तो हम जो फ्रैक्शन हमें मिलता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, एंड देन वी मेक इट प्रॉपर, ठीक है, बाय प्रॉपर डिविजन टू प्रोसीड फर्दर। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक इस तरह की डिफरेंस इक्वेशन का, एक जेनेरिक डिफरेंस इक्वेशन का अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें, ट्रांसफर फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ जी से, तो वो लिखा जाएगा इस तरह से। न्यूमरेटर में आगे हमारे पास इनपुट के कोफिशिएंट्स और डिनोमिनेटर में आगे हमारे पास आउटपुट के कोफिशिएंट्स। ठीक हो गया? और इसी सिस्टम का अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखना चाहें तो इट वुड सिंपली बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, z की जगह आ गया e raised to j ओमेगा विच आर इक्वलेंट एट यूनिट सर्कल, और जहाँ जहाँ पे हमारे पास अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन में z है उन सारी जगहों पे हम e raised to j ओमेगा लिखेंगे। तो अगर z इन्वर्स है तो e raised to माइनस j ओमेगा आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन जो हमारे पास बचेगा वो कुछ इस तरह का होगा। e raised to माइनस j ओमेगा m, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास n टर्म्स आएंगी गिवन लाइक दिस। ठीक हो गया? और लास्टली हम इसको लिख सकते हैं एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में। ठीक है, और उसमें जनरली जो किया उसको लिखने के लिए बी नॉट कॉमन लिया जाता है ताकि हमारे पास 1 प्लस b1 बाई बी नॉट, मतलब हर चीज़ में डिवाइड किया जाएगा बी नॉट को, ताकि हम इसके प्रॉपर रूट्स निकाल सकें। तो बी नॉट कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है इस तरह। ये हम लोगों ने डिनोमिनेटर की हद तक उसमें लिखना सीखा था जब हम इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे। ठीक है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास, चूँकि ए नॉट को 1 ही एज्यूम किया था, तो ये जो पाए है इसके लिमिट्स होंगी के इज इक्वल टू 1 से n तक।
चूँकि डिनोमिनेटर की रूट्स पोल्स होती हैं, पोल्स कहलाती हैं, तो यहाँ पे जो रूट्स हैं उनको हमेशा हम पी के से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर की रूट्स ज़ीरो होती हैं तो उनको हमेशा जी के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें के का मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है और देयर कैन बी एम रूट्स और देयर कैन बी एम ज़ीरोज़। ठीक हो गया। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने करनी सीखी थी। उसके अलावा अगर हम जिसमें आप नोट करोगे कि ई की पावर में न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर नेगेटिव है या नेगेटिव साइन है। तो अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्रेस करें, तो उसका फिर तरीका ये होता है कि कॉमन लिया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, ठीक है। मसलन न्यूमरेटर में हमारे पास जो मैक्सिमम टर्म है वो ई टू पावर माइनस जे ओमेगा एम है, तो बी नॉट के साथ साथ हम ई टू पावर माइनस जे ओमेगा एम को भी कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर एक्सप्रेशन होगा न्यूमरेटर में वो होगा ई टू पावर जे ओमेगा एम प्लस b1 by b0 e raised to power I am left of the space, let me write it down here, plus b1 by b0 e raised to power j omega m minus 1, ठीक है, एक नंबर कम आ गया, प्लस b2 by b1 e raised to power j omega m minus 2, एक नंबर और कम हो गया, प्लस इसी तरह से चलेगा। और न्यूमरेटर की जो आखिरी टर्म होगी दैट वुड बी सिंपली बी एम बाय नहीं, इट शुड बी बी नॉट, सॉरी, डिनोमिनेटर में हर जगह बी नॉट होना चाहिए। ये सारी अभी हमने न्यूमरेटर की टर्म लिखी है, ठीक है। और इसी तरह से हमें अगर डिनोमिनेटर में भी ऑफ कोर्स पॉजिटिव टर्म्स चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ कॉमन ली जाएगी that would be e raised to power minus j omega n, जो कि मैक्सिमम पॉलिनोमियल टर्म है या मैक्सिमम पॉलिनोमियल पावर है डिनोमिनेटर में। तो जो लेफ़्ट ओवर टर्म्स होंगी दैट वुड बी e raised to power j omega n प्लस a1। अब चूँकि हम लोगों ने a नॉट तो कॉमन नहीं लिया ना, बिकॉज दैट वाज 1, तो यहाँ पर सिंपली a1 ही रहेगा, e raised to power j omega n minus 1, ठीक है। और लास्टली हमारे पास क्या बचेगा, ए एन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज़ आ गई और न्यूमरेटर इट्स अ लिटिल बिगर वन एंड अ मेसी वन, तो प्लीज़ आप देखना कि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पर एक ब्रैकेट और होनी चाहिए, ये न्यूमरेटर की टर्म है और ये इसमें से कॉमन लिया गया है और डिवाइडेड बाय ये चीज़ सारी की सारी डिनोमिनेटर में आ गई, ठीक हो गया। तो अब हम जो नेक्स्ट काम कर सकते हैं वो ये, बिकॉज n इज़ ग्रेटर देन 1 सॉरी n इज़ ग्रेटर देन m फॉर अ रैशनल फंक्शन या रैशनल एक्सप्रेशन, तो n इस चीज़ को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो n वुड बिकम पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर में जाके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e raised to power j omega n minus m, ठीक हो गया। न्यूमरेटर में ऐसे लिखा जाएगा। बाकी अब हमारे पास जो ये न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है, इसके अगर हम रूट्स निकालें तो ये लिखे जा सकते हैं इस तरह, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो टर्म है ये तो न्यूमरेटर में अपीयर हो गई यहाँ पर, ठीक है। जो लेफ़्ट ओवर एक्सप्रेशन है उसके अगर अब हम रूट्स निकालें तो n रूट्स ऑफ कोर्स मिलेंगे, जिनको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो इफ़ वी वांट आवर क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव पावर ऑफ e raised to power j omega या z, तो फिर हमें ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, यानी कि e raised to power माइनस जे ओमेगा न्यूमरेटर में, e raised to power माइनस जे ओमेगा इन डिनोमिनेटर में कॉमन लेकर इस टर्म को इस तरह से लिख के बाकी लेफ़्ट ओवर टर्म के रूट्स लेकर इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब
हमें न्यूमरेटर की जो ये एम टर्म्स हैं इनको ज़रा इनको भी इंडिविजुअली और ये जो डिनोमिनेटर की एन टर्म्स है इनको इंडिविजुअली देखना है, ठीक है। मसलन लेट्स स्टार्ट विद न्यूमरेटर। अच्छा, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ z डोमेन में, ठीक है, दिस इज रियल ऑफ z एंड दिस इज इमेजिनरी ऑफ z। तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड चूंकि 1 है और ओमेगा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन यूनिट सर्कल। अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में बात करूं, फॉर एग्जांपल ओमेगा की वैल्यू अगर π/3 है, ठीक है, तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा कुछ यहाँ करके आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका r इज इक्वल टू 1, ठीक है, और उसका ओमेगा इज समथिंग लाइक π/3। तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एक वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक हो गया। इसी तरह से z ऑफ k जिसमें k वेरी करता है 1 से लेकर m तक, तो अगर मैं किसी भी kth ज़ीरो की बात करूं और वो और हम अज्यूम करें कि वो कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं भी हुआ तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो, ठीक है। और अगर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगेन इट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन द z एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो यहाँ पर है, ठीक हो गया। तो अब इस ज़ीरो का जो वेक्टर होगा वो ये होगा, ओरिजिन से ज्वाइन करके उसको कनेक्ट करेगा, मतलब ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे इस वेक्टर को, और इस वेक्टर का जो हेड है, एरो हेड है, इट विल बी पॉइंटिंग एट दिस लोकेशन वेयर द ज़ीरो इज प्लेस्ड। सही। तो ये ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल का डॉट, और ये जो ज़ीरो को डिनोट करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं ये इस kth ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम साथ z ऑफ k भी लिख देते हैं। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है कि ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा का ये वेक्टर किसी kth ज़ीरो का ये वाला वेक्टर। तो अब हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हेड टू टेल रूल जो हम वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने सीखा था फिजिक्स में, वो अप्लाई होगा, ठीक हो गया। तो हम इस तरह से जब सारे रूट्स को या सारे ज़ीरोज़ को देखेंगे तो न्यूमरेटर के लिए हम कुछ इस तरह की चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा माइनस एनी kth ज़ीरो, ठीक है, विल कंसिडर ऑल ज़ीरोज़ 1 by 1। तो लेट्स सपोज हम z1 की बात करें, या जैसे कि मैंने कहा कि जेनेरिक किसी भी kth ज़ीरो की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंस वो QK कहलाएगा, और उसका एक अपना ऑफ कोर्स एंगल बनेगा विच विल बी कॉल्ड एज और टर्म्ड एज थीटा के, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ बताने वाली है वो या देखने वाली है वो ये कि QK इज बेसिकली ठीक है, QK का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर होगा, और थीटा के विल बी इक्वल टू ठीक है ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा का फेज विच विल बी ऑफ कोर्स ओमेगा, ठीक है। ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा का जो फेज है वो ओमेगा है, और जी के यानी कि kth ज़ीरो का जो भी एंगल बनता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो इस kth ज़ीरो की जो लोकेशन अज्यूम किया उस लिहाज से इसका जो एंगल बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है। तो ओमेगा होगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा का एंगल, ठीक है, और ये एंगल थीटा के होगा इस वाले ज़ीरो का एंगल, ठीक है। तो इनकी सब्ट्रैक्शन से जो हमें मिलेगा एंगल वो दैट वुड बी थीटा के। और इसी तरह से अगर हम बात करें डिनोमिनेटर के सारे रूट्स की,
तो कोई भी kth पोल जिस वक्त हम कंसिडर करेंगे, तो अगेन उसी हेड टू टेल सब्ट्रैक्शन के बाद विल बी लेफ्ट विथ दिस थिंग, ठीक है, जिसमें r of k is basically magnitude that we get after subtracting pk vector from e raised to j omega, or phi k is an angle that is obtained after this subtraction, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया कि e raised to j omega का जो फेज है वो तो ओमेगा होगा, और pk डिपेंड करता है किसी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए pk का फेज मिलेगा, ठीक हो गया। एक छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एक बनाया था ज़ीरो, ठीक है, और मैंने आपको ये बताया कि उसका जो वेक्टर होता है वो बेसिकली ओरिजिन से ज्वाइन करके हम उसका एरो हेड लगाते हैं जहाँ पर उसकी अपनी लोकेशन है। तो इस तरह का ज़ीरो जो कि किसी भी रैंडम जगह पर, कॉम्प्लेक्स जगह पे हो सकता है, उसका फेज़ ये एंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पोल या ज़ीरो रियल एक्सिस पे है जैसे यहाँ पर, तो वो हम देख सकते हैं कि इसका एंगल ज़ीरो है, ठीक है, बिकॉज एंगल आपने रियल एक्सिस से मेजर करना है, तो इसका एंगल ज़ीरो होगा। लेकिन अगर कोई पोल ज़ीरो यहाँ पर हो तो उसका एंगल ऑल टुगेदर रियल एक्सिस से मेजर किया जाएगा, और यू कैन सी दैट इट विल बी इक्वल टू पाई और 180, ठीक हो गया। इस तरह से अगर कोई पोल ज़ीरो यहाँ पर हो तो उसका जो एंगल है इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो रियल एक्सिस से एक्चुअली हम मेजर करके किसी भी पोल या ज़ीरो का एंगल फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब हमने ये मैग्नीट्यूड्स और एंगल्स सब ज़ीरोज़ और सब पोल्स के लिए फाइंड आउट किए, और हमारे पास m एक्सप्रेशंस ज़ीरोज़ के लिए आए, ठीक है। ये इस तरह के m एक्सप्रेशंस होंगे, और इसी तरह से हमारे पास n एक्सप्रेशंस या n वैल्यूज़ पोल्स के लिए होंगी। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसका अब मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा, Q1 Q2 ये साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और फाइनली Qm डिवाइडेड बाय R1 R2 Rn, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मैग्नीट्यूड है वो इन सब क्यूज़ का प्रोडक्ट डिवाइड बाय इन आर्स का प्रोडक्ट उसके इक्विवेलेंट होगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का फेज़ देखना चाहें तो वी हैव इनफ स्पेस, ओके। बी नॉट का फेज़, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि बी नॉट के फेज़ का क्या मतलब है, क्योंकि बी नॉट तो बेसिकली कांस्टेंट है ना, तो व्हाई डू वी नीड टू राइट बी नॉट का फेज़ हेयर, विल टॉक अबाउट इट लेटर। और उसके साथ अगर आप जो आपके पास इसकी टर्म थी, इसका एक्सप्रेशन था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, उसमें अगर आप देखो तो एक टर्म ये आ रही थी राइट हेयर, ठीक है, ये टर्म आपके पास न्यूमरेटर में अपीयर हो रही होगी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का एक्सप्रेशन हमने निकाला था। तो उस टर्म की वजह से एक फेज़ ओमेगा n माइनस एम, दिस इज़ अ फेज़ राइट, जो कि एक्सपोनेंट की पावर में अपीयर हो रहा होता है। उसके अलावा θ1 θ2 ऑल अप टिल θm ये एडिशन के साथ आएंगे। इसी तरह से φ1 ये अब सारे के सारे नेगेटिव के साथ आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में अपेयर हो रहे थे। φ2 माइनस ऑल अप टिल φn, ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का फेज़ इस तरह से निकाला जाता है। एक चीज़ हाँ इसमें रह गई कि मैंने आपको बताया था कि बी नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस चीज़ का क्या मतलब है ये हम ज़रा देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने इतना गंभीर जो एक्सप्रेशन निकाला है उसका बेसिकली मतलब क्या है।
तो बस एक छोटी सी चीज़ ये कि एंगल ऑफ बी नॉट बेसिकली होगा 0 इफ़ बी नॉट इज़ सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और ये होगा पाई इफ़ बी नॉट इज़ सम नेगेटिव नंबर। और ये आप देख चुके हो पहले, हम कभी भी हमें नेगेटिव नंबर मिला है, मसलन अगर हमारे पास माइनस बी नॉट है तो उसको हम हमेशा लिखते रहे हैं बी नॉट e⁻j पर है, ठीक हो गया। तो माइनस बी नॉट अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी नॉट ही रहेगा, और वो कंट्रीब्यूट करेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। लेकिन अगर वो नेगेटिव हुआ तो बेसिकली उसमें एक पाई की चीज़, पाई हम कंसिडर करेंगे, जो कि फिर यहाँ पर उसका फेज़ निकालने में इस्तेमाल होगी, ठीक है। अच्छा, और हम लोगों ने ये जो सारा इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स किया है, इसका मतलब क्या है, ये ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम इस टॉपिक में देखना ये चाह रहे हैं कि ज़ीरोज़ और पोल्स की जो लोकेशन होती है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को कैसे इफ़ेक्ट करती है। मसलन हम लोगों ने ये चीज़ एक लिखी थी कि कोई भी केस ज़ीरो अगर हम कंसिडर करें तो दैट इज़ इक्वलेंट टू दिस थिंग। अब ज़रा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। अच्छा, उसके लिए हम पहली अजम्पशन हमारी ये है कि हमारे पास जो ज़ीरो है ना, दैट इज़ लोकेटेड एट अ रियल एक्सेस मेनली, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया रियल ऑफ जी, ये हमारे पास आ गया इमेजरी ऑफ जी, ठीक है। और जी के हमारे पास एक रियल एक्सेस पे एक मौजूद एक ज़ीरो है, तो मैं फॉर द टाइम बिंग इसको यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। इसको हम आगे पीछे करेंगे तो उसको भी हम देख लेंगे कि अब ये ज़ीरो के अगर ओरिजिन के करीब हो तो उसका क्या मतलब है, और अगर ये यूनिट सर्कल के करीब पहुँच जाए तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। फ़िलहाल हम लोगों ने बस एक रैंडम पोजीशन पे इस ज़ीरो को प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, और इसका जो वेक्टर है दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए ये ज़ीरो जिस लोकेशन पे है, एरो हेड वहाँ पर आएगा। तो ये ज़ीरो जो कि एक रियल लोकेशन पे है, इसका वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, अब हमारे पास है e⁻j⍵। हमें ये पता है कि हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम पाई हो सकती है, और ओमेगा चूँकि इटसेल्फ एक कंटिन्यूस वेरिएबल शो करता है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले ओमेगा को 0 रखते हुए e⁻j⍵ को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो e⁻j⍵ यहाँ पर प्लेस होगा, ठीक हो गया। और इसका जो वेक्टर है वो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 है, ओके। अच्छा, अब अगर आप हेड टू टेल रूल लगा के ये वाली सब्ट्रैक्शन करना चाहोगे, यानी कि e⁻j⍵ में से z माइनस करना है, तो z यहाँ पर है, e⁻j⍵ यहाँ पर है, और जो लेफ़्ट ओवर सब्ट्रैक्शन के बाद लेफ़्ट ओवर हमारे पास चीज़ बची वो ये चीज़ बची, ठीक है। इसी इफ आई हैव ओके, मेरे पास थोड़ा बेहतर रेड मार्कर है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको इरेज करके थोड़ा इस तरह की चीज़ बनाऊँ ताकि आपको नज़र भी आए, ठीक है। ये मेरे पास एक लेफ़्ट ओवर चीज़ बची, आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बड़े स्मॉल मैग्नीट्यूड का वेक्टर बचा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही ज़ीरो हो, एक ज़ीरो रियल ज़ीरो जो कि इस जगह पे पड़ा हुआ है,
इक्वल्स ये नहीं कहना चाहिए, ये लोकेशन ए पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दिस इज दैट करेक्ट? नो इट्स नॉट करेक्ट, जेड माइनस ए, ठीक है, इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन होगा, वहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ीरो है जो कि लोकेशन ए पे पड़ा हुआ है। अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखना चाहें, यानी कि ये चीज़ ओमेगा और दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज दिस इज इक्वलेंट टू this thing for z is equal to e to the power j omega, ठीक है, अगर इस कंडीशन के ऊपर h of z और h of e to the power j omega इक्वलेंट हो जाते हैं। ओके, अब अगर मेरे पास किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक ज़ीरो है जो कि लोकेशन ए पे है, तो उसका मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का एम्पलीट्यूड देखना चाह रही हूँ, एम्पलीट्यूड रिस्पांस देखना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम ओमेगा की वैल्यू को ज़ीरो रखते हुए वहाँ पे रिस्पांस देखना चाहेंगे। तो मैं देख के नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक छोटा सा मैग्नीट्यूड हमारे पास अवेलेबल होगा विच विल बी इक्वलेंट टू 1 माइनस ए, ठीक है, इस एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए। अच्छा, अब इसके बाद ओमेगा को बढ़ाएंगे हम, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने ओमेगा की वैल्यू को ज़ीरो से बेसिकली पाई तक लेके जाना है, ठीक हो गया, बिकॉज दिस इज़ द रेंज फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल फ्रीक्वेंसी, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सिर्फ ज़ीरो से पाई तक जा सकती है। तो हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे प्लेस्ड हो तो बेसिकली हमारे इस तरह के सिस्टम का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स क्या आता है। ओके, अब हम लोगों ने इसको इंक्रीज़ करके यहाँ पे लेके गए, ठीक है, अब इस वक्त जो इसकी इस पोजीशन पे आने के बाद जो वेक्टर बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक हो गया। यहाँ पर लेट सपोज हम कह देते हैं कि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है। अच्छा, अब जब हेड टू टेल रूल लगा के सब्ट्रैक्शन हम एवेल्यूएट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी दिस मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच वी कैन से इज ग्रेटर देन ए। तो हमारे पास अगला पॉइंट, वैसे तो ऑफ कोर्स ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, लेकिन मेरे लिए कंटिन्यूसली ऑफ कोर्स निकालना मुश्किल है, तो जो नेक्स्ट जो भी पॉइंट है हमें पाई तक अगर जाना है, ठीक है, ज़ीरो से लेकर पाई तक, तो जो भी नेक्स्ट मैंने स्टेप चूज़ किया उसके लिए मुझे 1 माइनस ए से कुछ थोड़ी सी बड़ी एम्पलीट्यूड का वेक्टर मिला है, ठीक हो गया। ओके, इसी तरह से हम अगर फ्रीक्वेंसी को मज़ीद बढ़ाएं तो अब लेट्स सपोज कि इस ओमेगा के ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो ये है 2 ओमेगा नॉट, इसका वेक्टर रिप्रेजेंट होगा इस तरह, और ये जो रेड कलर से मैं लगाने लगी हूँ ये बेसिकली ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा माइनस जी, ये वेक्टर हमें मिला, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर हम 2 ओमेगा नॉट पे देखें तो एक थोड़े से बड़े एम्पलीट्यूड का वेक्टर हमें मिला है। अच्छा, इस तरह से आप ये देख सकते हो कि हम जब फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और रिजल्ट नोट करते जाएंगे, ठीक है, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा तो अपनी जगह से मुराद ये है कि उसकी है लोकेशन तो चेंज हो रही है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ उसका ओमेगा चेंज होने की वजह से उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, एंड इट इज़ ट्रैवलिंग ऑन दिस सेमी सर्कल, इट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो एंड इट विल बी एंडिंग एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई, यस। तो उसकी वो इस सेमी सर्कल पे ट्रैवल कर रहा है, और उस सेमी सर्कल पे ट्रैवलिंग की वजह से जो ट्रैवलिंग उसके ओमेगा में चेंज की वजह से हो रही है, ठीक है, और उस वजह से ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली
इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, जो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बनाना शुरू किया था, ये भी कुछ इस तरह से जा रहा है, एंड इट विल रीच इट्स मैक्सिमम एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई। वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि उसकी जो लास्ट उसका स्टॉप होगा। अच्छा, लास्ट स्टॉप पाई क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब इस वक्त हम वापस जाना शुरू होंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू रिपीट। ठीक हो गया। तो वी कैन डेवलप दोस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उसकी ज़ीरो से लेकर पाई की ट्रेवलिंग के दौरान कवर हो जाती है। अच्छा, ये उसका लास्ट स्टॉप होगा, ये उसका वेक्टर होगा। ठीक है। और हमें जो इस वक्त रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा e रेज़ पावर j ओमेगा में से z की वैल्यू माइनस करने की वजह से, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग एट हेयर। तो हमें पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिला वो तब मिला जब e रेज़ पावर j ओमेगा अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि 1 माइनस हमें स्टार्ट में मिलेगा और यहाँ पर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा विच विल बी रफली हम कह सकते हैं 1 प्लस ए, इसका इस जगह का एम्पलीट्यूड होगा, इस पॉइंट का। ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास ज़ीरो एक रियल एक्सिस पे हो तो वो कैसे अफेक्ट करता है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को। ठीक है। फिर बाकी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के इससे बेहतर हमें शायद एक जो टर्म है वो है कि सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के एम्पलीट्यूड रिस्पांस को, एम्पलीट्यूड रिस्पांस कैसे वेरी करेगा या उसके ऊपर ये क्या असर डालेगा अगर ये रियल एक्सिस के ऊपर हो। तो ऑफ कोर्स ओमेगा तो कुछ भी हो सकता है, ओमेगा तो ज़ीरो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, पाई उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्चुअल वैल्यू हमने देखा कि उस ज़ीरो ने उसे कैसे अफेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये भी थी कि आपको देख के भी नज़र आ रहा होगा कि लेट्स सपोज के ये ज़ीरो यहाँ की बजाय यहाँ पे होता। ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरो के पास है और हाँ जी, तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ की शक्ल है बेसिकली ऐसी रहेगी, लेकिन ये ज़ीरो अगर थोड़ा ओरिजिन के पास आ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने इसको प्लॉट किया, तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर ये जो ज़ीरो है ये उठ के यहाँ आ जाए, मतलब बिल्कुल यूनिट सर्कल के करीब, यूनिट सर्कल से बियॉन्ड हम बात नहीं कर रहे, यूनिट सर्कल के बहुत पास हो, जैसे 0.8 या 0.9 इस तरह की किसी लोकेशन पे हो, तो हमारे पास थोड़ा सा फ्लैटर कर्व आएगा। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली समथिंग लाइक दैट। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत स्लाइट साइज में इंक्रीज डालूं। मैं बहुत स्लाइट इसमें इंक्रीज डालूं। 1 माइनस ए से इसका एम्पलीट्यूड अभी भी यहाँ पे जो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे है वो 1 माइनस ए है, और मैक्सिमम अभी भी 1 प्लस ए है, लेकिन ए चूँकि इटसेल्फ 0.9 या 0.8 है, तो ये आप अज्यूम कर सकते हो कि ये 0.9 से कुछ 1.1 कुछ इस तरह से गया होगा। ठीक है। तो बहुत स्लाइट सा इंक्रीज डाल के मैंने शो किया है। तो उसका एम्पलीट्यूड ओवरऑल रिस्पॉन्स ऐसा ही रहेगा कि वो ज़ीरो के आसपास थोड़े से कम एम्पलीट्यूड देगा, पाई के आसपास थोड़े से ज़्यादा एम्पलीट्यूड देगा, लेकिन उसकी जो अपनी पोजीशन है अगर हम उसको उस रियल एक्सिस पे थोड़ा आगे पीछे करें तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है। ये फॉर हायर वैल्यूज़ ऑफ ए। ठीक है। ये जो ये रिस्पॉन्स हमें मिला है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि हम ज़ीरोज़ के बाद, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि ज़ीरो की लोकेशन अगर रियल एक्सिस पे हो
तो उसका तो वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एम्पलीट्यूड डिटर्मिन करने में, ठीक है। अब हमने ज़रा ये देखना है कि इसी तरह से रियल एक्सिस पे अगर पोल हो तो कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोगों ने किसी भी एक पर्टिकुलर पोल के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा था वो था इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने पिछली दफ़ा थीटा के को मिस किया था, थीटा के का प्लॉट हमने नहीं देखा, तो इस दफ़ा मैं आपको थीटा का प्लॉट भी बना के दिखाती हूँ। आई विल ट्राई इट। अच्छा, हम अगेन रियल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 है। दिस इज़ द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा, ठीक है। और हमारे पास पोल जो कि इस वक्त एक रियल एक्सिस पे है, इसको हमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करना चाहिए पोल को, ठीक है। ओके, और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक पोल हो, ए के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी हुई है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक पोल हो उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। और अगर हम पोल ज़ीरो प्लॉट पे देखें तो ये एक रियल एक्सिस के ऊपर पोल है जो कि मैंने फ़िलहाल ए से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस पोल का इफ़ेक्ट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पे। तो इवेंचुअली हम प्लॉट करेंगे एम्पलीट्यूड रिस्पांस को वर्सेस ओमेगा टू सी कि ये पोल किस तरह से इफेक्ट कर रहा है जिस वक्त ओमेगा को हम 0 से पाई तक इंक्रीज करते हैं। ओके, तो दिस इज़ आवर पोल एट z इज इक्वल टू a, और ये हमारे पोल का वेक्टर हो गया, ठीक है। और जो लेफ्ट ओवर वेक्टर है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। आई होप इट इज़ ऑब्वियस टू सी कि ये हमारे लेफ्ट ओवर जो मैग्नीट्यूड मिला है ई रेज़ पावर जे ओमेगा में से पी ऑफ के निकालने के बाद, माइनस करने के बाद हमें आर के ये मिला है, ठीक है। तो अब अगर हम प्लॉट करें अपने ट्रांसफ़र फंक्शन या एम्पलीट्यूड रिस्पांस को, एक चीज़ आप और नोट करना कि पिछली दफ़ा भी जो अभी हम लोगों ने ज़ीरो के लिए किया था, इट्स वैलिड फॉर दैट एज़ वेल। क्योंकि अभी हम एक ही ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं तो एक ही पोल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है दिस इज इक्विवेलेंट टू आर, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, ये अगर हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो पहला पॉइंट आया ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर, दिस पॉइंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, ठीक है। ये हमें लेफ़्ट ओवर चीज़ मिली, ये लेफ़्ट ओवर सब चीज़ थी। लेफ़्ट ओवर से बना दी कि ई रेज़ पावर जे ओमेगा में से जब पी के माइनस किया गया, ठीक है। और चूँकि ये डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हम ओमेगा को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, टिल वी रीच दिस लोकेशन ओमेगा इज इक्वल टू पाई। और ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने की वजह से इट विल स्टार्ट ट्रेवलिंग ऑन द सेमी सर्कल, और हमारे पास जो हेड टू टेल रूल अप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आता है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
और ये फाइनल वेक्टर हमें मिलेगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा में से p माइनस करने के बाद। और हम जब इस चीज़ को प्लॉट करेंगे, प्लॉट हमने करना है 0 से पाई तक, ओमेगा की वैल्यू को 0 से पाई तक चेंज किया और हमें कुछ डिक्रीज्ड एम्पलीट्यूड मिलेगा और फाइनली विल रीच समवेयर ओवर हियर। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a। अब आप ये देख सकते हो कि इस पोल की अगर अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज की जाए, ठीक है, मसलन अगर इसको हम 0 के बहुत पास ले आए, ठीक है, 0 के बहुत पास लाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो something like this, ठीक है, it will be a little flatter curve। प्लीज क्या कोई समझ आए कि ऐसा क्यों है। और इसी तरह से अगर ये पोल बहुत पास चला जाए यूनिट सर्कल के, ठीक है, यूनिट सर्कल के बहुत करीब चला जाए अगर ये, तो हमारा जो कर्व है वो हमें कुछ ऐसे करके मिलेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको पोल को बिल्कुल पास रख दें तो जो हमारी पहली वैल्यू होगी इट विल बी दिस टाइनी माइनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 1 को अगर हम इस वाली वैल्यू से डिवाइड करें तो ऑफ कोर्स वी विल गेट अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम जब ओमेगा को चेंज करते जा रहे हैं और लास्ट हमारी यहाँ पर ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा यहाँ पे आया है, तो हमें इन दोनों इनकी सब्ट्रैक्शन से एक बहुत बड़ी वैल्यू मिली स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पोल अगर यहाँ पे रखा है तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर हमें एक बहुत बड़ा वेक्टर मिला। तो 1 को जब इस वेक्टर से डिवाइड 1 को जब इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स विल गेट अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम पोल को 0 के बहुत पास रखें, सॉरी पोल को यूनिट सर्कल के बहुत पास रखें, क्लोज टू यूनिट सर्कल, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, स्लोप बहुत ज़्यादा आई है। और ये जो फ्लैटर सा थोड़ा सा कर्व है ये तब आया है अगर हम पोल को रखें क्लोज टू ऑरिजिन। ठीक है, दरम्यान में कहीं पे रखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, इस तरह की, जिसकी स्लोप मुनासिब सी है, कुछ ना कोई बहुत ज़्यादा ना कुछ बहुत कम। ठीक है, तो एक पोल अगर रियल एक्सिस पे मौजूद हो तो उसका जो इफेक्ट होता है, जो वो एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट डालता है वो कुछ इस तरह का डालता है। इसका मतलब ये है कि जो लोअर फ्रिक्वेंसीज होंगी उनमें वो उसका जो अपना रिस्पॉन्स होगा, जो वो कंट्रीब्यूट करेगा रिस्पॉन्स की कैलकुलेशन में, वो ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड्स होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू अगर हाई होंगी, फॉर एग्जांपल अगर आप इनपुट पे सिग्नल दो किसी हाई फ्रीक्वेंसी का, तो वहाँ पर उस पोल की जो कंट्रीब्यूशन होगी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिटर्मिन करने में वो बहुत कम होगी, मतलब वो एम्पलीट्यूड को रादर कम करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया, तो अगर आप इस तरह के सिस्टम को अगर आप हाई फ्रिक्वेंसीज दो तो वो रादर बहुत अटेनुएट होकर बाहर निकलेंगी, और अगर आप इस तरह के सिस्टम को लो फ्रिक्वेंसीज दो तो वो रादर एम्पलीफाई होकर या एटलीस्ट उसी एम्पलीट्यूड से बाहर निकलेंगी। ठीक हो गया। अब हम चूँकि यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम फिल्टरिंग के ऊपर ही जाएंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फिल्टरिंग का जिक्र किया कि हाई फ्रिक्वेंसीज इस तरह के सिस्टम से कैसे पास आउट होंगी और लो फ्रिक्वेंसीज कैसे पास आउट होंगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो कि हमें यहाँ पे देख लेनी चाहिए, एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स तो हम लोगों ने थोड़ा समझ लिया कि फेज़ कैसे बिहेव करता है। ठीक है, इट्स अ लिटिल मेसियर, लेट मी ड्रॉ अ न्यू पिक्चर, और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि फाई के कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, ओके, पोल है हमारा इधर, रिप्रेजेंट होता है ये इस वेक्टर से, और ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा की अगर हम बात करें वो स्टार्ट होगा इस वेक्टर से। ठीक है, ये उसका वेक्टर हो गया,
और जो सबसे पहले फेस की हमें वैल्यू मिली वो हमें इस वेक्टर से ऑफ कोर्स मिलेगी। तो हमें देख के पता चल रहा है कि फाई के विच इज़ इक्वलेंट टू, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओमेगा लिख सकती हूँ, ठीक है, ओमेगा माइनस जो भी एंगल इस पोल का है, ठीक हो गया। तो इनिशियली ओमेगा की वैल्यू भी ज़ीरो है। अगर हम बिल्कुल ओमेगा की वैल्यू को ज़ीरो को बिल्कुल इस इंस्टेंट पर देखें जो इस वक्त पोजीशन ड्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का फेस प्लॉट, ठीक है, विच विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। और दिस चूँकि हम एक पोल वाले सिस्टम की बात कर रहे थे उस वक्त फाई के और ए चीज़ पर ओमेगा इधर इक्वलेंट, ठीक है। तो इस इंस्टेंट के ऊपर जब ओमेगा ज़ीरो का तो फेज़ भी ज़ीरो है, ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि ये जो वेक्टर है बिल्कुल इट्स लाइंग ऑन दी ओरिजिन, तो इसका कोई फेस नहीं है इस वक्त। जिस वक्त हम ओमेगा को बढ़ाते हैं, नाउ दिस इज़ दी, अच्छा ये मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे बनाई थी ऑफ कोर्स, लेकिन ये ओरिजिन से शुरू होकर यहाँ तक आएगा, ठीक है, ओके। जिस वक्त ओमेगा को बढ़ाया हमने, इंक्रीज़ किया, और ये हमारा वेक्टर हो गया ई रेज़्ड टू जी ओमेगा का, ठीक है। और दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स पोल पोजीशन। तो हमारे पास जो ओमेगा बढ़ाने के बाद इस वक्त जो लेफ़्ट ओवर या उनकी सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है इट विल बी दिस वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब हमें कुछ ना कुछ एंगल मिल रहा है, ये एंगल है इस पोल का जिसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, और कुछ हमें पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, कोई बड़ी वैल्यू, और उससे से आपको ये देख के पता चलता जाएगा कि जैसे जैसे ओमेगा को हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, एंड विल ट्रेवल ऑन दिस सेमी सर्कल, तो ये एंगल बेसिकली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, यू कैन सी दैट। और फाइनल जो इस एंगल की वैल्यू आएगी, एंगल मैं पोल के एंगल की बात करूँ, दैट विल बी पाई, जब हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा लेट मी गेट स्ट्रेट है, आई थिंक मैंने कुछ इसमें गलत ना कहा। ये जो बेसिकली एंगल ये जो वेक्टर ड्रॉ हो रहा है ये ई रेज़्ड टू जे ओमेगा, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया, ठीक है, ये ई रेज़्ड टू जे ओमेगा वाले वेक्टर में से पोल का वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ यानी कि रिजल्टेंट, ये वो चीज़ ड्रॉ हो रही है और ये उसका एंगल बेसिकली ड्रॉ होगा, ठीक है। आई गेस मुझे इसको पी नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इसको थीटा लिखना, फाई लिखना चाहिए, दिस इज फाई, क्योंकि ये रिजल्टेंट का एंगल है, ठीक है। पी का तो जो एंगल है वो तो थ्रू आउट ज़ीरो है, राइट, वो तो थ्रू आउट, क्योंकि वो पोल की पोजीशन को तो हम चेंज नहीं कर रहे, जो पोल है उसका तो ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ है इस वेक्टर का, लेकिन इसका एंगल ज़ीरो है, ठीक है। तो ये जो फाई है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उस रिजल्टेंट वेक्टर को जो कि दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें मिला, और वो फाई बेसिकली यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और पाई के ऊपर पहुँच के ओके, लेट मी सी, इसकी वैल्यू कुछ पाई तक पहुँचेगी, ठीक हो गया। अगर आप इस रिजल्टेंट वेक्टर का फेज देखो तो, ठीक है, it's continuously increasing, it started from 0 and it will end at a value which is equal to pi, ठीक हो गया। तो ये जो फेज़ है किसी भी पोल की लोकेशन का
वो इस तरह से इफ़ेक्ट डालता है ओवरऑल फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे। ठीक है, अच्छा अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे कि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ रियल एक्सिस के ऊपर ज़ीरोज़ और पोल्स को प्लेस करके देखा। ऑफ कोर्स ज़रूरी तो नहीं कि उनकी लोकेशन सिर्फ रियल एक्सिस पे हो, वो कॉम्प्लेक्स पे भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स पेयर भी हो सकते हैं। तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है और जो फेज रिस्पॉन्स है वो किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है इनपुट सिग्नल के। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।